ये क्या इशू आ रहा है स्मैकडाउन के साथ कि हर शो लग रहा है बोरिंग। भाई आखिर कितने पैसे कमा रहे हैं द रॉक WWE से, और सेथ रॉलिंस का फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है। आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में इस वीक की अपडेट्स वीडियो में। दोस्तों सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है कि इस साल कोई WWE ड्राफ्ट नहीं हो रहा है। वैसे ही दोस्तों WWE ड्राफ्ट नाम की चीज रह गए कुछ सालों से, लेकिन हर साल एक बार रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन देखने में मजा तो आता था। मगर अभी जिस तरीके से रॉ नेटफ्लिक्स पे चली गई है और स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पे रह गई है, ऐसे में इस साल WWE ने ड्राफ्ट को कैंसिल कर दिया। वैसे तो करेंटली कोई स्टोरी लाइन इतनी अच्छी चल नहीं रही है और स्मैकडाउन को तो पूरा शेकअप करने की भी जरूरत है। और अगर WWE को कुछ नया करना ही है तो ड्राफ्ट की जगह IPL जैसे ऑक्शन स्टार्ट कर दे तो और ज्यादा मजा और इंटरेस्ट जग सकता था। लेकिन ऑफिशियली दोस्तों इस साल हमको कोई शेकअप या ड्राफ्ट कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों दूसरी स्टोरी निकल के आ रही है एल ग्रांडे अमेरिकानो के असली मालिक चैट गेबल की, जो कि बहुत जल्द रिटर्न कर सकते हैं WWE या AAA के अंदर। और जो एल ग्रांडो की अभी फौज बन गई है रॉ पे, उसके साथ में भी स्टोरी लाइन दे सकते हैं। साथ ही लुडविक वाले एल ग्रांडे और चैट गेबल वाले एल ग्रांडे का मैच भी हो सकता है रेसलमेनिया में मास वर्सेस मास का। तीसरी न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है कार्मेलो हेस के बारे में, जिन्हें जल्द WWE कोई बड़ा पुश दे सकती है। कार्मेलो का फेस टर्न रिसेंटली काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा है और उन्हें यूएस टाइटल भी स्मैकडाउन की टेपिंग में मिलने वाला है, तो इसीलिए उनको लेके WWE के अभी बड़े प्लान्स हैं। वैसे मुझे तो कार्मेलो एज अ हील ज्यादा पसंद आ रहे थे और उनकी और ड्रैगनॉफ की राइवलरी काफी अच्छी यहाँ से चल सकती है। रेसलमेनिया में भी वो शायद एज अ यूएस चैंपियन एंट्री ले सकते हैं और किसी बड़े चैलेंजर के साथ उनका मैच हो सकता है, ये भी प्लान्स है। वहीं दोस्तों एक तरफ तो लुक्का नंबर 2 को पुश मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ फाइनली लुक्का नंबर 1 अंद्रादे का WWE कॉन्ट्रैक्ट 12 दिसंबर को एक्सपायर हो गया है और अब वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। AEW में उनके जाने के चांसेस अभी बहुत ज्यादा लग रहे हैं और जिस तरह वो भर के बैठे हैं वहां जाके वो पक्का WWE के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलने ही वाले हैं। अगली न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है टिफनी स्ट्रैटन के सोशल मीडिया से, जहां उन्होंने रिवील किया कि मनी इन द बैंक की प्रैक्टिस के दौरान कैसे वो अचानक स्लिप होती है और ऑलमोस्ट अपनी नेक इंजर्ड करने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो क्रैश पैड पे सही से लैंड हो गई, वरना चैंपियन बनने से पहले ही उनका करियर खत्म हो जाता। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये स्मैकडाउन के साथ हो क्या रहा है। आपको फील नहीं हो रहा कि स्मैकडाउन बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है? WWE वाले जनवरी से स्मैकडाउन को 2 घंटे से 3 घंटे का करने वाले हैं, लेकिन जो शो 2 घंटे में इतना बोर कर रहा है वो 3 घंटे में कितना ज्यादा बोर करेगा। और यार शो पे टैलेंटेड बंदे तो बहुत हैं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रॉ से बंदे लाके स्मैकडाउन को दे दो तो ये सही हो जाएगा। आई मीन कोडी रोड्स कैसे भी हैं लेकिन स्मैकडाउन के पार्ट हैं। ड्रू मैकिंटायर, सोलो सिकोआ के MFTs, जेकब फाटू भी जल्द रिटर्न करके स्मैकडाउन का पार्ट बन सकते हैं। हालांकि वो पता चलेगा कि नहीं कि उनको किसने इंजर्ड किया वो अलग बात है। सबसे बेस्ट टैग टीम्स भी स्मैकडाउन के पास ही हैं। इलिया ड्रैगनोव हैं और कार्मेलो हेस जैसे यंग टैलेंट भी है। फिर भी स्मैकडाउन में जो कमी नजर आ रही है वो है काफी ज्यादा रिपीटेड शो करने की। आई मीन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड शो चलते हैं और सस्पेंस के नाम पे कुछ भी हमको मिलता नहीं। सोलो सिकोआ की टीम अच्छा कर रही थी लेकिन उनको वाइट्स के साथ स्टोरी लाइन दे दी, जिसमें भी वो हर बार आके बस एक पारिवारिक लड़ाई दिखा रहे हैं। बैकस्टेज सेगमेंट के नाम पे हर हफ्ते एलेस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट की हमें लड़ाई देखने को मिलती है। वहीं जेड कारगिल की भी एड खत्म नहीं हो रही है, अभी तक एड में घूमती ही नजर आ रही है। मतलब पूरा महीना अगर एक सेम ही शो चलेगा तो आई डोंट थिंक कि कितना भी अच्छा टैलेंट आ जाए तो वो वहाँ पे कुछ कर सकता है। सिर्फ इलिया ड्रैगनोव के US ओपन चैलेंज का जो सस्पेंस है वो थोड़ा सा शो को इंटरेस्टिंग बना देता है। WWE चाहती तो LA नाइट को रॉ से स्मैकडाउन पे जरूर ला सकती थी और कोडी रोड्स के साथ उनकी राइवलरी चला सकती थी, लेकिन उन्होंने फालतू में LA नाइट को विजन की स्टोरी में घुसा रखा है। जे उस और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन भी WWE चला सकती थी। वही रैंडी ओटन तो बैठे ही हैं कि उनको कम मौका मिलेगा, तो अब तो लग रहा है कि स्मैकडाउन को या तो कुछ अच्छी स्टोरी लाइन्स चाहिए या फिर एक नया वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉक लेसनर जैसा। वहीं दोस्तों WWE को रुइन करने वाले द रॉक की कुछ कमाई निकल के आई है WWE से। मतलब जब से TKO की डील हुई है ऑलमोस्ट 2 साल में द रॉक ने $80 मिलियन कमा लिए हैं, यानी कि लगभग 700 करोड़ रुपए। और यहाँ पे मैं उनके अपीयरेंस की फीस और मर्च सेल्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर उनको भी मिला दिया जाए तो 1000 करोड़ बंदे ने कमा लिए 2 साल में। ये चीज ये भी बता रही है कि कितना ही हाई लेवल पे TKO अभी प्रॉफिट्स निकाल रही है और इसीलिए द रॉक भी मूवीज करने के बावजूद WWE से कनेक्टेड तो रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे वो कितना मोटा पैसा निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है हेल इन अ सेल को लेके। इस साल दोस्तों हमें एक भी हेल इन अ सेल मैच देखने का चांस नहीं मिला और ये चीज एक तरीके से अच्छी भी है। अगर हर साल 2-3 हेल इन अ सेल मैच होंगे तो उसकी रेलेवेंसी कम हो जाती। ऐसे में इस साल हेल इन अ सेल मैच नहीं हुआ वो भी सही है। बाकी हेल इन अ सेल मैच में जो CM पंक और ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट ईयर लेवल सेट कर दिया था उसको बीट करना भी अभी बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि CM पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में वर्ल्ड टाइटल का एक हेल इन अ सेल मैच सेट किया गया था, लेकिन सेथ रॉलिंस की इंजरी के चलते उसको कैंसिल करना पड़ा। वहीं सेथ की बात आई गई है तो सेथ रॉलिंस को लेके भी काफी अपडेट्स हैं। जब रिसेंटली सेथ
सेथ रॉलिंस से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अब वो WWE में रिटर्न करने के बाद क्या करने वाले हैं, तो सेथ ने सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि वो बदला वगैरह तो बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहला टारगेट उनका वही होगा जिसके पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो अभी चैंपियनशिप हारे नहीं है, वो अभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ही है। वैसे तो दोस्तों अभी चैंपियनशिप रिवॉल्व भी कर रही है ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक के आसपास, जो दोनों ही सेथ रॉलिंस के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में अगर ट्रिपल एच के प्यारे सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया से पहले रिकवर हो जाते हैं, तो रेसलमेनिया में हमको ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को भी मिल सकता है। साथ ही दोस्तों एक और न्यूज ये निकल के आ रही है कि यंग बक्स का AEW का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही एक्सपायर होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली उनको WWE अप्रोच करने वाली है। और अगर यंग बक्स भी WWE के अंदर रिटर्न कर देते हैं, तो जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स थे AEW के, ऑलमोस्ट वो सब लोग WWE में वापस आ जाएंगे। कोडी रोड्स तो यहाँ है ही, यंग बक्स के आने की बात चल रही है, क्रिस जेरिको के यहाँ आने की बात चल रही है, तो यहाँ पे पूरा ही सर्कल कंप्लीट हो सकता है। बाकी सीएम पंक के साथ में यंग बक्स की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी AEW में, और वो उस रियल लाइफ राइवलरी को WWE में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। 2027 में यंग बक्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और उनके रिन्यू करने की अभी कोई भी न्यूज निकल के नहीं आई है। वहीं दोस्तों 2025 में आपने जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर देखा, वहीं 2026 में हो सकता है पूरा रिटायरमेंट का काफिला देखो, क्योंकि काफी सारे सुपरस्टार्स लाइनअप में है रिटायरमेंट के, और गुंथर का तो लगता है अब इसी काम के लिए बैठे हैं कि जिसको निकालना है मैं ही निकालूंगा। सबसे पहले एजे स्टाइल्स तो दोस्तों पक्का 2026 के अंदर रिटायर होने ही वाले हैं, उन्होंने ये चीज अनाउंस कर दी और बार बार उनका फेस ऑफ इसीलिए गुंथर के साथ में दिखाया जा रहा है। वहीं दोस्तों रे मिस्टीरियो वैसे तो हॉल ऑफ फेमर बन चुके हैं, लेकिन 2026 के अंदर वो ऑफिशियली रिटायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न उन्होंने सिर्फ डोमिनिक को एक बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए किया था और अभी वो चीज सक्सेसफुली हो चुकी है, तो अब रे मिस्टीरियो अपने बूट्स उतार सकते हैं। उनका भी एक छोटा फेस ऑफ गुंथर के साथ में दिखाया गया था। उसी के साथ में एक बड़ा नाम ब्रॉक लेसनर भी 2026 के अंदर रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों ऐसी स्पेकुलेशंस है कि इस साल का समर स्लैम होम टाउन में है ब्रॉक लेसनर के, और वो उनके लिए बहुत सही मौका बन चुका है रिटायरमेंट लेने का। हालांकि मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर को रिटायरमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, बंदा आता भी वैसे भी मेन शोज के लिए, तो एक आध मैच तो साल में वो कर ही सकते हैं। वही दोस्तों क्रिस जेरिको के रिटर्न के रूमर्स के साथ में उनके रिटायरमेंट के रूमर्स भी साथ साथ चल ही रहे हैं 2026 के। अरे मेरे भाई बंदे को आने तो दो, उसके बाद रिटायर करना ना। साथ ही अगर आप ये सोच रहे हो कि रैंडी ऑर्टन भी 2026 में रिटायर होने वाला है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। रैंडी ऑर्टन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो 50 साल तक तो रेसलिंग करने ही वाले हैं। अभी वो 45 के, तो 5 साल अभी वो और रेसल करने वाले हैं। उसके बाद भी वो WWE के अंदर कोच बन सकते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं या मैनेजर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वीक की अपडेट्स। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।